हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने यूएनसीसीडी को डिस्कस किया था। उसमें उसका कॉप 14 हमने देख लिया था। इसके अलावा हमने पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव को भी देख लिया, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव देख लिया। भारत में जो ग्रीन वॉल के बारे में जो चर्चा चल रही है उसको भी हमने देख लिया। अब इसके बाद कुछ और मुद्दे थे यूएनसीसीडी के साथ जुड़े हुए, वो भी हमें अभी देखने हैं। तो उनमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा वो है ट्राइफेड का। तो टीआईसीडी एक हमने इनिशिएटिव शुरू किया भारत ने, उसका नाम है टीआईसीडी, ट्राइफेड्स इनिशिएटिव टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। क्या है? ट्राइफेड्स इनिशिएटिव टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का सामना करने के लिए ट्राइफेड का इनिशिएटिव। तो ट्राइफेड ने ये पहल शुरू की है कि ट्राइबल जो पॉपुलेशन है या जनजातियां हैं भारत की, उनके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? डिजर्टिफिकेशन को कम कर सकते हैं। उनके दृष्टिकोण से, ट्राइबल के जो दृष्टिकोण है, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उसके माध्यम से भी हम डिजर्टिफिकेशन को कम किया जा सकता है। इसमें उनका सबसे बड़ा जो रोल वो देख रहे हैं वो है बैम्बूनॉमिक्स का। एक शब्द आएगा बैम्बूनॉमिक्स। देखो, डिजर्टिफिकेशन का को कम करने से क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हम लैंड की गुणवत्ता को बढ़ाएं, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़े, सॉइल इरोजन कम हो, उत्पादकता बढ़े, जिससे क्या हो, वो भूमि निम्नीकृत से पुनर्बहाल हो जाए, वहां डिजर्टिफिकेशन ना हो, या तो वहां तक विस्तार ही ना हो, या अगर विस्तार हो चुका है तो उसकी पुनर्बहाली हो जाए। तो वो कैसे हो सकता है? लैंड की गुणवत्ता में सुधार करके, उसकी क्वालिटी में सुधार करके, उपजाऊपन को बढ़ाकर। वो कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ सकता है अगर हम उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ा दें। कार्बन कंटेंट को अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, उसकी आयनों को बांधे रखने की, जो उपयोगी लवण है उनको बांधे रखने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये सब काम क्या करेगा? अगर ऑर्गेनिक कंटेंट को हम बढ़ाते हैं तो भूमि का उपजाऊपन बढ़ेगा। लेकिन अब उसका पर्सपेक्टिव सबका अलग 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 तरीके से वो काम किया जा सकता है। अगर जनजातीय लोगों की भागीदारी को देखें तो जनजातीय क्षेत्रों में, ट्राइबल एरिया में बैम्बू के माध्यम से इस काम को किया जा सकता है। जल्दी उगने वाली फसल है, जल्दी उग जाता है बम्बू। घास है एक, तो अन्य वृक्ष को जितने साल लगते हैं बड़ा होने में, बहुत कम समय में ये क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। तो इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है? सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट को बढ़ाकर, उसकी उत्पादकता को बढ़ाकर, उसके उपजाऊपन को बढ़ा करके डिजर्टिफिकेशन को का सामना किया जा सकता है, उसके विस्तार को रोका जा सकता है, उस लैंड की पुनर्बहाली की जा सकती है। तो यही पर्सपेक्टिव है ट्राइफेड का। ये जनजातीय क्षेत्रों में काम करता है ट्राइफेड, तो उन्हीं के लिए, वेलफेयर के लिए काम करता है ट्राइफेड, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बढ़ाने का काम करता है ट्राइफेड। तो ट्राइफेड ने ये इनिशिएटिव शुरू किया डिजर्टिफिकेशन का, को कम करने का। तो उसके अंतर्गत उसने क्या लिखा है कि ये जो कॉप 14 हुआ था उसका साइडलाइन इवेंट में इसको शुरू किया गया ट्राइफेड का। देखो, ऑन द साइडलाइंस ऑफ कॉप 14 ऑफ यूएनसीसीडी, ट्राइफेड एंड यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री लॉन्च्ड। उन्होंने इसे लॉन्च किया गया था, किसने? यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा। टीआईसीडी, ट्राइफेड इनिशिएटिव टू combat desertification under the 4P1000 initiative, the tribal perspective through bamboonomics। अब देखो ये क्या है, इसको किसके अंतर्गत शुरू किया गया है? इस वाली पहल को शुरू किया गया है 4P1000 इनिशिएटिव। अब आपको ये समझना होगा कि ये क्या है। 4P1000 इनिशिएटिव ये है कि हमें सॉइल में 1000 में 4 भाग कार्बन कंटेंट को बढ़ाना होगा पर ईयर। प्रतिवर्ष हम प्रतिवर्ष हम भूमि में कार्बन की मात्रा को 1000 में 4 भाग बढ़ाएं तो हम क्या कर सकते हैं?
वायुमंडल से पर्याप्त मात्रा में CO2 को कम कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज का सामना कर सकते हैं। ये है 4P1000 इनिशिएटिव। ये क्या कहता है? 4/1000 में 4/1000 मतलब 1000 में 4 भाग, या यूं के 0.4% पर ईयर की दर से भूमि में अगर हम 0.4% पर ईयर की दर से कार्बन के कंटेंट को बढ़ाते हैं, या 1000 में 4 भाग पर ईयर की दर से बढ़ाते हैं, तो वायुमंडल से हम CO2 को पर्याप्त मात्रा में कम कर सकते हैं, जिससे हम क्लाइमेट चेंज का सामना कर पाएंगे। तो क्या करना है? हर वर्ष, प्रति वर्ष 0.4% CO2 के कंटेंट को लैंड में बढ़ाना है, या 1000 में 4 भाग CO2 के कंटेंट को प्रति वर्ष बढ़ाना है। किसमें? लैंड में, जिससे उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ जाएगा। यही है आपका 4P1000 इनिशिएटिव। 1000 में 4 भाग कार्बन का कंटेंट बढ़ाना है पर ईयर। क्या है? 4/1000, 1000 में 4 भाग प्रति वर्ष बढ़ाना है क्या? कार्बन कंटेंट। यही है, 1000 में 4 भाग कार्बन कंटेंट बढ़ाना है प्रति वर्ष, या यूं कहें 0.4% कार्बन कंटेंट बढ़ाना है किसमें? सॉइल में पर ईयर। जिससे क्या होगा? CO2 का व्यापक रूप में स्टोर हो जाएगा, रिजर्वोयर बन जाएगा किसमें? लैंड में। तो क्या होगा? पर्यावरण से पर्याप्त मात्रा में CO2 का अवशोषण हो जाएगा, जिससे ग्रीन हाउस गैस कम होगी और क्लाइमेट चेंज का हम सामना कर पाएंगे। तो ये पर्सपेक्टिव था 4P1000। लेकिन इसमें यह छूट दी गई है, इसमें यह कहा गया है कि हर देश अपने तरीके से यह काम करे, सब पर एक ही तरीका लागू नहीं होगा, सब अपने अपने तरीके से इसे लागू करें। तो भारत ने इसे क्या किया? ट्राइबल पर्सपेक्टिव के थ्रू इसे लागू करने की बात की है। कि भारत क्या कह रहा है कि हम इसे, जो जनजातीय लोग हैं उनके दृष्टिकोण से इसे लागू करने का प्रयास करेंगे। कि ट्राइबल पर्सपेक्टिव, इसका आगे देखो नाम क्या है, द ट्राइबल पर्सपेक्टिव थ्रू बैम्बूनॉमिक्स। हम इसके माध्यम से इसे लागू करेंगे, बैम्बूनॉमिक्स के माध्यम से। अब बैम्बूनॉमिक्स क्या है? कि हम क्या करें, बैम्बू के विभिन्न प्रकार के उत्पादों को, उनके वैल्यू एडिशन को बढ़ावा दें, उनके मार्केट को बढ़ाएं। जब इनकी डिमांड बढ़ेगी, इनका वैल्यू एडिशन होगा, इनकी डिमांड बढ़ेगी, तो जनजातीय लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उन्हें आर्थिक लाभ होगा इससे। जब उन्हें ये प्रॉफिट मिलेगा तो वो क्या करेंगे? बैम्बू के उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो नई नई जगहों पर वो क्या करेंगे? बैम्बू के उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो अगर बैम्बू का एरिया बढ़ने लगेगा तो डिजर्टिफिकेशन का भी हम सामना कर पाएंगे, कार्बन का कंटेंट भी बढ़ेगा। तो बैम्बू को बढ़ावा देने के लिए क्या शब्द यूज किया गया? बैम्बूनॉमिक्स। कि बैम्बू को क्या करें हम? उसके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बढ़ावा दें, उनका वैल्यू एडिशन करें, उनकी मार्केटिंग करें, जिससे उसकी डिमांड बढ़ेगी। और जनजातीय लोग क्या करेंगे? इसके उत्पादन को बढ़ावा देंगे, जिससे क्या होगा? सॉइल में कार्बन कंटेंट भी बढ़ेगा। तो हम किसके लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? 4P1000 के। अब इसी के अंदर हमने क्या किया? ये वाला ले आए TICD। कि इस पर्सपेक्टिव के अंतर्गत क्या करेंगे? हम ये ले आए कि हम इसके माध्यम से डिजर्टिफिकेशन का भी सामना कर सकते। तो ये आपका पूरा का पूरा आपस में लिंक है। कौन कौन सा? 4P1000 और ये दोनों TICD। इसी इनिशिएटिव के अंतर्गत हम इसे लाए हैं कि हम बैम्बूनॉमिक्स के माध्यम से बैम्बू को क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे। बैम्बू को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा? 4P का लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा और हम डिजर्टिफिकेशन का भी सामना कर पाएंगे। तो ये तीनों चीजें आपस में क्या है? जुड़ी हुई हैं। तो भारत का जो पर्सपेक्टिव है वो है क्या? ट्राइबल पर्सपेक्टिव के दृष्टिकोण से हम इसको लागू करने वाले हैं। तो द क्या है? द 4P1000 इनिशिएटिव, द ट्राइबल पर्सपेक्टिव थ्रू बैम्बूनॉमिक्स के थ्रू हमें इसे लागू करेंगे। इसके अंतर्गत इसको लाया गया है।
फिर क्या है देखो इसके अंतर्गत, और इन्होंने क्या कहा है इसमें, इन्होंने कहा है कि हम इसको प्रधानमंत्री वन धन योजना के साथ जोड़ देंगे, किसे, टीआईसीडी। तो प्रधानमंत्री वन धन योजना क्या है? प्रधानमंत्री वन धन योजना में जो ट्राइबल के जो माइनर प्रोड्यूस है, जो छोटे छोटे उनके उत्पाद हैं, उनका क्या किया जाता है, वैल्यू एडिशन किया जाता है, उनकी पैकेजिंग की जाती है और उनकी मार्केटिंग की जाती है। तो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए ये योजना चलाई गई है, जिससे इनके जो उत्पाद होंगे उनमें वैल्यू एडिशन किया जाए, उनको क्या किया जाए, पैकेजिंग की जाए, उनकी मार्केटिंग की जाए, ताकि इनकी आर्थिक स्थिति में क्या हो, सुधार हो। अब इसके साथ इसे जोड़ दिया तो अब क्या होगा, बैम्बू के उत्पादों को क्या करेंगे, यहां इसके माध्यम से बढ़ावा मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, बैम्बू के प्रति क्या हो जाएंगे, ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, ज्यादा इसका उत्पादन बढ़ाएंगे, तो ज्यादा एरिया में ये जाएगा, तो इससे क्या होगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। जब ये उगेगा तो वहां पर क्या होगा, कार्बन कंटेंट सॉइल में बढ़ेगा, कार्बन कंटेंट सॉइल में बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी, तो डिजर्टिफिकेशन भी क्या हो जाएगा, कम होगा। तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये ट्राइफेड का इनिशिएटिव था। तो टीआईसीडी, ट्राइफेड्स इनिशिएटिव टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, COP14 की साइडलाइन इवेंट में शुरू हुआ। ये किसके अंतर्गत शुरू किया गया है, द 4P1000 इनिशिएटिव, द ट्राइबल पर्सपेक्टिव थ्रू बैम्बूनॉमिक्स। और बैम्बूनॉमिक्स देखो नीचे मैंने लिखा है कि बैम्बूनॉमिक्स इज व्यूड एज ए सॉल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड पॉवर्टी। देखो बैम्बूनॉमिक्स में क्या होगा, दिस विल इन्वॉल्व द ट्राइबल पीपल टू मेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम बैम्बू एंड बिल्ड ए मार्केट फॉर बैम्बू चारकोल। ये ट्राइबल जनजातीय लोगों को बैम्बू के उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित करेगा और उनके क्या करेगा, उत्पादों की मार्केटिंग भी करेगा, उनके लिए मार्केट को बढ़ाएगा, जिससे इन्हें क्या मिलेगा, बैम्बू को बढ़ावा मिलेगा। और बैम्बू को बढ़ावा मिलेगा तो ये लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा और ये लक्ष्य भी प्राप्त हो जाएगा। और इसको किसके साथ जोड़ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री वन धन योजना के तहत। तो इससे और बढ़ावा मिलेगा, मार्केटिंग को भी मिलेगा, पैकेजिंग को भी मिलेगा, वैल्यू एडिशन में भी सहायता मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, इस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकेगी। तो ये था आपका TICD। इसके बाद देखो ये जर्मन के सहयोग से है, ट्राइफेड बाय पार्टनरिंग विद द जर्मन कोऑपरेशन। उसके साथ ये क्या करेगा, सहयोग से क्या कर रहा है, बना रहा है। और इसमें क्या है, लोगों की सहभागिता ली जा रही है, ट्राइबल लोगों की, ताकि क्या हो, जो डिग्रेडेड लैंड है उसकी क्या हो, पुनर्बहाली हो, और साथ में क्या हो, ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनकी इनकम में वृद्धि हो, उनकी गरीबी का निवारण हो। तो ये क्या करेगा, गरीबी निवारण में भी काम आ रहा है, डिजर्टिफिकेशन का सामना भी करने में काम आएगा। और यहां पर कार्बन कंटेंट बने बढ़ेगा तो मृदा में CO2 का कंटेंट भी बढ़ेगा, रिजर्वोयर बढ़ जाएगा, तो वायुमंडल में CO2 कम होगा। और वायुमंडल में CO2 कम होगा तो क्लाइमेट चेंज भी क्या हो जाएगा, थोड़ा कम होगा। तो ये उसमें भी काम आएगा। तो ये किस किस में काम आ रहा है, देखो क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और पॉवर्टी, तीनों में काम आ रहा है। पॉवर्टी को कम करेगा, क्लाइमेट चेंज को भी कम करेगा, और क्या करेगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी कम करेगा, डिजर्टिफिकेशन को भी कम करेगा। तो ये था आपका बैम्बूनॉमिक्स और 4P1000 इनिशिएटिव। अब इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, 4P1000 इनिशिएटिव क्या है। तो ये आपको बस यहाँ इतना ही लिखना है कि ये ट्राइफेड और यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। किसके तहत किया है, 4P1000 इनिशिएटिव, द ट्राइबल पर्सपेक्टिव थ्रू बैम्बूनॉमिक्स, जर्मन के सहयोग से है। इसके अलावा इसमें क्या लिखा है, प्रधानमंत्री वन धन योजना के साथ इसे जोड़ा गया है। इसके अलावा ये नहीं लिखना, आपको कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो ये आपका था। अब आगे चलते हैं। ये था प्रधानमंत्री वन धन योजना था, 2018 में लॉन्च की गई है। ये क्या करेगा, ट्राइबल की क्या करेगा, इनकम में सुधार करेगा, किसके माध्यम से, वैल्यू एडिशन, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं उनके माध्यम से क्या करेगा, पैकेजिंग करेगा, वैल्यू एडिशन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, उनकी मार्केटिंग करेगा, उसके माध्यम से इनकी आर्थिक स्थिति सुधार करेगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्राइफेड के बारे में भी देखो लिखा है कि ट्राइफेड क्या है, ये 1987 में शुरू हुआ था। इसका पूरा नाम क्या है, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड, ठीक है। ये अपेक्स बॉडी है ट्राइबल क्षेत्र में, और देखो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंतर्गत आती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है,
ट्राइबल जनसंख्या का या ट्राइबल लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करना। ठीक है, किसके माध्यम से? मार्केटिंग डेवलपमेंट के माध्यम से। उनके लिए क्या करना? मार्केटिंग करना, उसका विकास करना मार्केटिंग का। ठीक है, उसके माध्यम से इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करता है। तो इसको भी थोड़ा आप देख लेना। आगे चलते हैं। देखो अब जो समझने वाला ये है 4P1000 इनिशिएटिव। देखो ये क्या कहता है, कह रहा है एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 0.4% इन द सॉइल कार्बन स्टॉक और 4/1000 पर ईयर इन द फर्स्ट 30 to 40 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। अब देखो इसका उद्देश्य यही है कि क्या करना, प्रति वर्ष 0.4% कार्बन कंटेंट की मात्रा सॉइल में बढ़ाना। क्या करना? प्रति वर्ष 0.4% कार्बन स्टॉक को क्या करना? सॉइल में बढ़ाना। प्रति वर्ष 0.4% कार्बन स्टॉक को सॉइल में बढ़ाना, या कितना बढ़ाना? 4/1000 पर ईयर। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में भी लिख सकते हैं। 100 में होगा तो 0.4 और 4 किस में होगा? 1000 में। ठीक है, तो इस दर से अगर हम इसको बढ़ाएं सॉइल में कार्बन स्टॉक, या यूं कहूं कि ऑर्गेनिक कंटेंट को, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को अगर हम इस दर से बढ़ाएं, तो कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं? वायुमंडल से पर्याप्त मात्रा में CO2 का अवशोषण कर सकते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज क्या होगा? कम होगा। और हमें फूड सिक्योरिटी भी क्या हो लेगी? बढ़ जाएगी, हमारी खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देगा। अब इसको मैं समझाता हूं कि ये कैसे करेगा, देखना। देखो अगर मान लो ये कोई वृक्ष है, ठीक है, तो देखो अब इसमें ये देखो इसने की क्या है, वायुमंडल से CO2 का अवशोषण किया और यहां पर प्रकाश संश्लेषण करेगा तो क्या करेगा? CO2 प्लस H2O, 6CO2 6H2O, आगे क्या बनेगा? C6H12O6। आगे और भी बनेगा। तो इतना मैं अगर बनाऊं तो ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ। तो इसने CO2 को अवशोषित कर लिया, कहां पर? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने अंदर स्टोर कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें सारे में स्टोर है, पत्तियों में, तने में, जड़ों में, सब में क्या है? CO2 अवशोषित है। तो CO2 कहां आ गया? वायुमंडल से इस पादप में या इस वृक्ष में आ गया। अब देखो ये जो पार्ट है ये क्या है आपका? सॉइल। तो सॉइल में क्या है? एक तरह से ये CO2 का क्या है? इसे मैं कह सकता हूं ये कार्बन स्टॉक है। ये क्या है? कार्बन स्टॉक ही तो है। इसमें भी तो CO2 संचित है। तो वायुमंडल से CO2 को अवशोषित करके ये लैंड में क्या होगी? स्टोर हो गई। इसके बाद ये क्या होगा? कुछ पार्ट इसका डेड होगा तो वो यहां चला जाएगा, यहां डेड पार्ट हो जाएगा। और कुछ पार्ट क्या है इसका? लिविंग। जड़ें क्या होंगी? धीरे धीरे इसका कुछ पार्ट क्या होगा? डेड भी तो होगा। वो डेड कहां जाएगा? सॉइल में तो पड़ा रहेगा। तो ये जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, इनके जो डेड पार्ट हैं वो क्या रहेंगे? सॉइल में रहेंगे। तो वो क्या होगा? एक तरह से डेड कार्बन स्टॉक। और ये कैसा है? जो जड़ें जीवित हैं, ये लिविंग कार्बन स्टॉक। सॉइल में दो तरह का कार्बन स्टॉक हो गया। एक एक तो क्या हो गया? ये लिविंग कार्बन स्टॉक। और ये जो जड़ें पुरानी जो डेड पार्ट हैं वो क्या हो गया? डेड ऑर्गेनिक स्टॉक या डेड कार्बन स्टॉक। तो कार्बन क्या है? इस लैंड के अंदर क्या है? भूमि के अंदर संचित है। इसके अलावा छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो भी डेड होंगे। इसके अलावा यहां से जो कुछ पत्तियां गिरेंगी, कुछ टहनियां गिरेंगी, वो भी धीरे समय के साथ क्या हो जाएंगी? ऊपर से जमती जाएंगी। ये पार्ट नीचे हो जाएगा, ऊपर नया। तो ये भी इसमें रहेगा। तो सॉइल के अंदर वायुमंडल से 2 से 3 गुना ज्यादा CO2 स्टोर है। अगर मैं सॉइल में कहूं तो सॉइल में वायुमंडल से 2 से 3 गुना ज्यादा CO2 स्टोर है। कहां पर? सॉइल में। क्योंकि ये जल्दी रिलीज नहीं होती है,
क्योंकि सॉइल में अपघटन जो होगा अंदर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इसका जो अपघटन है वो जल्दी नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे स्लोली स्लोली डिकम्पोज होता है। तो ये लंबे समय तक इसमें स्टोर रहता है। इसलिए जो सॉइल है उसमें विशाल मात्रा में कार्बन संचित है, जिसे बोलते हैं कार्बन स्टॉक। अब यही बात की जा रही है इसमें कि हम क्या करें, इस कार्बन स्टॉक को पर ईयर 0.4% की दर से बढ़ाएं, या 4/1000 की दर से इसे क्या बढ़ाएं इस स्टॉक को। कैसे बढ़ेगा? वनीकरण से कर सकते हैं। अगर वनीकरण करें तो क्या हो जाएगा, स्टॉक बढ़ने लग जाएगा। जैसे बैम्बूनॉमिक्स में बैम्बू को अगर यहां क्या करें, उसको लगा दिया जाए तो क्या करेगा, इसमें कार्बन कंटेंट बढ़ जाएगा, सॉइल में डेजर्टिफिकेशन भी रुक जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन थी। अब हम क्या करें, वो क्या कह रहा है 4P1000 इनिशिएटिव, वो कह रहा है हमें 0.4% बढ़ाना है तो क्या करें, वृक्ष लगाएंगे। तो अब बताओ, अब कार्बन का कंटेंट ज्यादा संचित हुआ या नहीं हुआ? पहले एक ही क्या था, अब दो के और हो गए। तो इनकी रूट्स भी क्या करेंगी, कार्बन को क्या करेंगी, सॉइल में स्टॉक को बढ़ाना शुरू कर देंगे। ये भी CO2 लेंगे और जड़ें में क्या करेंगे, स्टॉक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, एक तरह से क्या कर रहा है, वनीकरण भी किया जाए। एग्रीकल्चर सॉइल पर ज्यादा फोकस है, वही बताता हूं अभी। तो ये तो इसका बेसिक था कि हम कार्बन कंटेंट है क्या, कार्बन स्टॉक है क्या, सॉइल का कार्बन स्टॉक क्या है। तो ये सॉइल का कार्बन स्टॉक है। इसी की बात कर रहा है कि इसे हमें बढ़ाना है किस दर से, 0.4% पर ईयर की दर से। तो हम क्लाइमेट चेंज का सामना कर सकेंगे। अब बताओ, अगर ये ज्यादा हो जाएगा, ये स्टॉक ज्यादा है, इसका मतलब क्या, इसका अर्थ ये हुआ कि वायुमंडल से CO2 हमने अवशोषित की और यहां संचित कर दी। वायुमंडल से CO2 अवशोषित की और यहां संचित कर दी। इट मींस यहां पर CO2 की मात्रा क्या होती जाएगी, कम। जितना कंटेंट ये बढ़ता जाएगा उतना ये कम होता जाएगा। अगर मैं इसे ये कहूं, सॉइल कार्बन स्टॉक जो है वो अगर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर में कार्बन क्या होगी, कम। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर सॉइल में कार्बन स्टॉक बढ़ता जाएगा तो वायुमंडल में क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर ये होगा तो हम क्लाइमेट चेंज का सामना कर पाएंगे। एक बात तो इसने ये कही। दूसरा देखो, वो कह रहा है इससे फूड सिक्योरिटी को भी क्या मिलेगा, को बढ़ावा मिलेगा। अब फूड खाद्य सुरक्षा कैसे सुरक्षित होगी, सुनो। अगर सॉइल में कार्बन कंटेंट ज्यादा है तो ये क्या करेगा, मृदा अपरदन को कम करेगा, जल अवशोषण क्षमता को बढ़ाएगा, जो उपयोगी साल्ट्स हैं, उपयोगी लवण हैं, उनको भी क्या करेगा, बेसिस को क्या करता है, क्षारीय तत्वों को बांधे रखता है जो उपयोगी होते हैं। ठीक है, जिन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यहां लिख देता हूं ऊपर कि ये न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ बांधे रखता है। तो जब न्यूट्रिएंट्स बंधेंगे तो क्या हो जाएगा, लैंड की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी। तो इन सब से क्या होता है, कार्बन कंटेंट बढ़ने से लैंड का उपजाऊपन क्या होता है, उपजाऊपन इसका क्या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। और ये बढ़ेगा तो उसकी उत्पादकता भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर भूमि में कार्बन कंटेंट अगर बढ़ रहा है तो लैंड की उत्पादकता बढ़ेगी, और लैंड की उत्पादकता बढ़ेगी, उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ गया तो हम खाद्य सुरक्षा की समस्या जो है उसका सामना कर पाएंगे। तो ये फूड सिक्योरिटी को भी बढ़ाता है। तो ये सब आपके क्या है इसमें है। तो ये 4P1000 इनिशिएटिव है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल में कार्बन स्टॉक को बढ़ाएंगे, जिससे क्लाइमेट चेंज और फूड सिक्योरिटी दोनों मुद्दों को हल किया जा सकता है। और इसमें देखो बल किस पर दिया गया, इसमें फोकस दिया करा गया कि एग्रीकल्चर सॉइल पर ज्यादा फोकस किया गया है।
कि हम एग्रीकल्चर सॉइल का अगर बेहतर मैनेजमेंट करें, उसका बेहतर प्रबंधन करें, तो इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये फोकस किस पर कर रहा है, किस पर बल दे रहा है, ये एग्रीकल्चर सॉइल्स पे दे रहा है कि अगर हम कृषि क्षेत्र की गतिविधियों को बेहतर से प्रबंधित कर लें तो इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप हम टिलेज को, मतलब जुताई को कम करें, लैंड को क्या करें, खाली ना छोड़ें, उस पर कुछ ना कुछ बोएं, जो फसलें हैं उनके बीच में जो जगह बचती है वहां पर हम कुछ ना कुछ क्या करें, घास लगा दें या कुछ और फसलें लगा दें। कि लैंड जब खाली रहती है, अनावृत रहती है, तो वो क्या होता है, सॉइल की जो कार्बन है वो जल्दी से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। जो C6H12O6 के रूप में जो स्टोर है वो जल्दी से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और वायुमंडल में वो CO2 रिलीज हो जाती है। जुताई करते हैं तो भी उसका डिकम्पोजिशन जल्दी हो जाता है, जल्दी से वो क्या हो जाती है, अपघटित हो जाती है। तो हमें मिनिमम जुताई करनी है और क्या करना है, खेत को खाली ना छोड़ें, उस पर कुछ ना कुछ क्या रहे, आवरण रहे, चाहे घास का ही आवरण रहे। इससे क्या होगा, देखो अगर ये लैंड है एग्रीकल्चर, अगर इस पर कोई ना कोई आवरण रहे, चाहे घास ही रहे, अगर ये ऐसे आवरण है तो एक तो क्या होगा, ये अनावृत रहती तो यहां से CO2 वायुमंडल में रिलीज हो जाती, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो जल्दी से अपघटित होता और CO2 बना देता। दूसरा, ये जब इस पर कुछ ना कुछ आवरण रहेगा तो इससे रेगुलर क्या रहेगी, इसको सप्लाई होती रहेगी किसकी, कार्बन कंटेंट की। इसकी हमेशा इसे क्या रहेगी, आपूर्ति होती रहेगी। तो इसमें कार्बन कंटेंट क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। सही है। अगर इस पर वनस्पति का कुछ ना कुछ आवरण है, चाहे वो घास ही क्यों ना हो, तो अगर घास का आवरण भी है तो एक तो इससे क्या रहेगी, रेगुलर सप्लाई रहेगी, हमें रेगुलर आपूर्ति रहेगी कार्बनिक पदार्थ की, इनके मरने से, इनके इनके पार्ट्स के इसमें रहने से, इनकी जड़ों से रेगुलर क्या रहेगी, कार्बन की इसमें सप्लाई रहेगी। सही है। दूसरा, अगर ये अनावृत नहीं रहेगा तो निचले भाग में जो कार्बन कंटेंट है उसका क्या होगा, अपघटन कम होगा और वायुमंडल में CO2 की मात्रा कम जाएगी। तो दो तरह से ये क्या कर रहा है, फायदा कर रहा है। तो ये कहा गया है कि हमें क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर सॉइल का ही बेहतर प्रबंधन करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो जुताई कम से कम करें। अगर हम जुताई करेंगे, मान लो हमने जुताई की तो ये सारा का सारा भाग क्या हो गया, अनावृत हो गया। यहां पर क्या होगा, जल्दी से CO2 क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, डिकम्पोजिशन जल्दी होगा, अपघटन जल्दी होगा और वायुमंडल में CO2 रिलीज हो जाएगी। तो मिनिमम टिलेज करना है, कम से कम जुताई करें, इसको आवरण रखें, इसको अनावृत ना छोड़ें। तो इन सब से क्या कर सकते हैं हम, 4P1000 के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है कि हर साल 0.4% की ग्रोथ की जा सकती है किसमें, सॉइल में कार्बन कंटेंट की। तो यही है आपका 4P1000 इनिशिएटिव। अब इसको वहां देखते हैं जाके। देखो 4P1000 इनिशिएटिव ये फ्रांस ने लॉन्च किया था 2015 में COP21 के दौरान। फ्रांस में लॉन्च किया गया था, लॉन्च्ड बाय फ्रांस इन 2015 COP21 के दौरान। ठीक है। इसका सेक्रेटरीट जो है, सचिवालय जो है वो कहाँ है, CGIAR सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन मोंटेपिलर में है इसका ये सचिवालय। जो मेन बात है वो यहाँ है। देखो, एक तो मैंने ये बताया आपको कि 0.4% की दर से क्या करना है, हमें कार्बन स्टॉक को बढ़ाना है, या 4/1000 के हिसाब से, जिससे क्या होगा, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द CO2 कंसंट्रेशन इन द एटमोस्फियर रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी। मानवीय गतिविधियों से जो वायुमंडल में CO2 जाएगी उसको हम कम कर पाएंगे। फिर इसका क्या एम है, द एम ऑफ द इनिशिएटिव इज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एग्रीकल्चर एंड इन पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल सॉइल कैन प्ले ए क्रूशियल रोल वेयर फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज आर कंसर्न।
ये क्या कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज और खाद्य सुरक्षा में जो एग्रीकल्चर सॉइल है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अभी समझाया मैंने आपको कि एग्रीकल्चर सॉइल से क्या होगा, अगर हम उसका बेहतर प्रबंधन करेंगे तो उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, उसमें कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो उत्पादकता बढ़ेगी, उत्पादकता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ जाएगा, उत्पादन बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा से डील किया जा सकता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को भी हल किया जा सकता है कुछ मात्रा में। क्यों? क्योंकि अगर हम इस कंटेंट को बढ़ाएंगे तो मृदा में वायुमंडल से अवशोषित CO2 अधिक मात्रा में स्टोर होगी, तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये भी इसमें भी काम आएगा। तो एग्रीकल्चर सॉइल की भूमिका पर यह बल देता है। इसके अलावा देखो ये किसके कौन से फ्रेमवर्क के अंतर्गत काम कर रहा है, ये लीमा पेरिस एक्शन प्लान के अंतर्गत कार्य कर रहा है। क्या है? लीमा पेरिस एक्शन प्लान के अंतर्गत काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत यह क्या करता है, प्राइवेट और सार्वजनिक क्षेत्र को एक साथ लाता है। जो भी इसमें हितधारक हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं, प्राइवेट भी और पब्लिक भी, तो इन दोनों को साथ लाता है। लेकिन काम किसके तहत करता है, लीमा पेरिस एक्शन प्लान। बस इतना इतना ही लिखो जो काम का है, यह लीमा पेरिस एक्शन प्लान के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, पहले वाले में सिर्फ इतना लिखना है कि फ्रांस में शुरू हुआ 2015 में COP21 के दौरान। इसका मुख्यालय कहाँ है, यहां पर, इस संस्था में, यहां पर। इसके अलावा इसमें हमने लिखा कि ये काम करना चाहता है कि हर साल 0.4% बढ़ाना चाहता है कार्बन कंटेंट को या कार्बन स्टॉक को। बल किस पर दे रहा है, एग्रीकल्चर सॉइल पर। इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, फूड सिक्योरिटी प्राप्त की जा सकती है और क्लाइमेट चेंज को कम किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो एक और था इसमें, ये भी देख लो कि ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल में क्या करता है। एक तो क्या करता है, मृदा अपरदन को रोकता है, वाटर को क्या करता है, रिटेन करता है, उसको क्या रखता है, शोषित करके रखता है, उत्पादकता को बढ़ाता है और सॉइल बायोडायवर्सिटी को बढ़ाता है, जैव विविधता को भी बढ़ावा देता है सॉइल में। तो ये था इसका। इसके बाद देखो इसको प्राप्त किस माध्यम से किया जा सकता है। नंबर एक, रिड्यूस डिफोरेस्टेशन, मतलब निर्वनीकरण को कम किया जाए और वनीकरण को बढ़ावा दिया जाए। तो निर्वनीकरण को कम करेंगे और वनीकरण को बढ़ावा देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉइल में कार्बन स्टॉक बढ़ जाएगा। इनकरेज एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस दैट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल। हमें क्या करना है, एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को क्या करना है, बढ़ावा देना है। इनका मतलब क्या है, इनका अर्थ क्या है, देखो ये डोंट लीव बेयर सॉइल, मतलब सॉइल को अनावृत मत छोड़ो, वर्क इट लेस टू लिमिट कार्बन लॉसेज, और उस पर टिलेज कम से कम करो, उसकी जुताई क्या करो, कम से कम करो, जिससे CO2 का लॉस क्या हो, कम से कम। तो सबसे पहले रिड्यूस डिफोरेस्टेशन, फिर क्या होगा, एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दो। उनका मतलब क्या है कि सॉइल को अनावृत मत छोड़ो और उसे क्या करो, मिनिमम टिलेज करो उसका। ठीक है, इसमें मैन्योर डालो, खाद को डालो। इसके अलावा क्या हो, चारागाह को क्या करो, उनको रिस्टोर करो, जो बंजर भूमि है वहां पर क्या करो, चारागाह लगा दो। जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं उनकी पुनर्बहाली कर दो। ये सब काम करने हैं आपको। कुल मिलाकर करना क्या है, कुल मिलाकर यही करना है कि आपको सॉइल पर वनीकरण करना है और सॉइल को अनावृत नहीं छोड़ना। बस ये दो ही काम है, इन सब का सार यही है कि आप में सॉइल का क्या करना है, सॉइल में कार्बन कंटेंट को बढ़ाना है। और बढ़ाना कैसे है, वनीकरण करो, निर्वनीकरण रोको, सॉइल को अनावृत मत छोड़ो, कम से कम जुताई करो, उसमें खाद डालो, और क्या करो, जो बंजर भूमि है वहां पर क्या करो, चारागाह का विकास करो, जो फॉरेस्ट डिग्रेडेड हो चुके हैं उनको वापस से रिस्टोर करो। ये सब काम इसमें बताए गए। तो कुछ भी नहीं है इसमें, बस अगर आपको पता है कि ये क्या है 4P1000, बाकी सब खुद से कर लोगे। ये इसका है कि फ्रांस में 2015 में लॉन्च किया गया था COP21 के दौरान। ठीक है, और किसके तहत काम कर रहा है, लीमा पेरिस एक्शन प्लान के तहत काम कर रहा है। बस की पॉइंट नोट डाउन कर लेना, इसको रोक कर थोड़ा सा आप नोट डाउन करते जाना कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। बस उतना ही लिखना जितना जरूरी है, सारा नहीं। और पॉइंट में ऐसे ही चार्ट बनाना कि चार्ट बनेगा तो लास्ट टाइम रिवीजन में आसान रहेगा। तो 4P1000 इसे मैंने समझा दिया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी कि कैसे ये काम करता है। तो 2 मिनट का काम है ये। तो आगे चलते हैं अब।
अब देखो यही था 4 पर 1000 इनिशिएटिव, ठीक है। फूड सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये दो इसके लक्ष्य, इन दोनों को प्राप्त किया जा सकता है। देखो इसमें बताया कि 4.3 बिलियन टन कार्बन पर ईयर का क्या करता है, इंक्रीज हो रहा है वायुमंडल में CO2। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो कैसे बढ़ा सकते हैं सॉइल में कार्बन कंटेंट को, अवशोषण CO2 का बाई प्लांट्स और स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन इन सॉइल। पादपों ने CO2 को अवशोषित किया और सॉइल में क्या कर दिया, इसको बढ़ावा दे दिया। 1500 बिलियन टन कार्बन किसमें अवशोषित है, सॉइल में। सॉइल में 1500 बिलियन टन रिजर्वोयर है किसका, कार्बन का। मैंने अभी बताया था कि 2 से 3 गुना ज्यादा है वायुमंडल की तुलना में यहां पर CO2, तो बहुत बड़ा रिजर्वोयर है। तो इस सॉइल को भी क्या करना है, इसका भी बेहतर प्रबंधन आपको करना पड़ेगा, तभी आप क्लाइमेट चेंज का सामना कर पाओगे। निर्वनीकरण से लगातार क्या हो रहा है, ये CO2 वायुमंडल में जा रहा है। एग्रीकल्चर सॉइल, जो हम एग्रीकल्चर के जो नवीन तकनीक के माध्यम से गहरी जुताई करते हैं हलों के माध्यम से, उसके माध्यम से भी क्या हो रहा है, सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट कम होता है, ठीक है। और ये इसका उद्देश्य था, वी विल इंक्रीज, क्या करेंगे, 4 पर 1000 या 0.4% ए ईयर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन कंटेंट इन सॉइल, वी कैन होल्ड द एनुअल इंक्रीज इन CO2 इन द एटमोस्फियर विच इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कि हम CO2 की मात्रा को वायुमंडल में कम कर पाएंगे इससे, अगर हम सॉइल में, देखो ये निशान बना है, देखो इस एरो से समझो, इसमें क्या लिखा है कि इसको कितना बढ़ा दें, 4 पर 1000, इसको कितना बढ़ा दें सॉइल में, इससे ऊपर क्या है वायुमंडल और ये क्या है सॉइल, सॉइल में 4 पर 1000 कार्बन स्टोरेज को बढ़ावा देंगे। यही इसका था आपका उद्देश्य। अब बात करते हैं बोन चैलेंज की। ये भी क्या है, न्यूज में बना हुआ था। तो भारत ने, ये पहले देखते हैं कि बोन चैलेंज है क्या, फिर भारत की बात करते हैं। तो बोन चैलेंज है क्या, बोन चैलेंज है कि जो निम्नीकृत भूमि है उसकी पुनर्बहाली को लेकर ये एक चैलेंज है। इसमें कहा गया है कि हम इतने समय में इतनी निम्नीकृत भूमि की पुनर्बहाली कर देंगे, उससे संबंधित है बोन चैलेंज। तो इसमें कुछ लक्ष्य दिए गए हैं, इसमें बताया गया है कि हम क्या करें। इस चैलेंज में कहा गया है कि हम 2030 तक 350 मिलियन निम्नीकृत भूमि को पुनर्बहाल कर देंगे। डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक, कितना, 350 का, और 2020 तक 150 मिलियन हेक्टर का। देखो इसमें लक्ष्य है, एक तो 2000 कब का, 30 का है, और एक क्या है 50 का, 2030 का और एक 2020 का। इसमें कहा है कि 2030 तक हम 350 मिलियन हेक्टर और 2020 तक 150 मिलियन हेक्टर निम्नीकृत भूमि को पुनर्बहाल कर लेंगे। जो लैंड निम्नीकृत हो चुकी है उसे हमें पुनर्बहाल करना है। उसके लिए लक्ष्य क्या रखा है कि 2030 तक हमें इतनी करनी है, 2020 तक हमें 50 मिलियन हेक्टर को क्या करना है, रिस्टोर करना है लैंड को। तो ये लक्ष्य रखा गया, इसी को कहा गया है बोन चैलेंज। निम्नीकृत भूमि की पुनर्बहाली के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं किसमें, बोन चैलेंज में। अब भारत ने क्या किया है, भारत ने अपने इन लक्ष्य को बढ़ा दिया है। भारत ने पहले रखा था लक्ष्य 21 मिलियन हेक्टेयर का 2030 तक, लेकिन अब इस कॉप के दौरान भारत ने क्या किया, अपने इस लक्ष्य को बढ़ाकर 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया है, 5 मिलियन हेक्टेयर बढ़ा दिया है। तो भारत ने अपने लक्ष्यों को बढ़ाकर 21 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया है 2030 तक, इसलिए ये चर्चा में है। दूसरा देखो ये क्या है, दूसरा भारत ने क्या किया है, एक इनिशिएटिव और लॉन्च किया था। देखो वो उसका नाम था फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, पार्ट ऑफ ए लार्जर इंटरनेशनल इनिशिएटिव कॉल्ड द बोन चैलेंज। इसके भाग में एक इनिशिएटिव शुरू किया, प्रोजेक्ट टू इनहेंस इंडियाज कैपेसिटी फॉर फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। भारत में फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन में क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके अंतर्गत, बोन चैलेंज के अंतर्गत एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट शुरू किया है। वो क्या है,
इसके अंतर्गत कौन से स्टेट लाए हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड और कर्नाटका। इन 4 स्टेट में इसके तहत बॉन चैलेंज के तहत ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। एक तो भारत ने देखो क्या किया, भारत ने अपने टारगेट्स को बढ़ा दिया कि हम 2030 तक 21 मिलियन हेक्टर की जगह 26 मिलियन हेक्टर लैंड को रिस्टोर कर लेंगे। दूसरा, इंडिया ने क्या किया है कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट शुरू किया है। किसके तहत? इस बॉन चैलेंज के अंतर्गत। बॉन चैलेंज के अंतर्गत एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन, कि जो फॉरेस्ट लैंडस्केप है उसकी पुनर्बहाली की जाए। जो वनीय परिदृश्य था वो निम्नीकृत हो चुका है, उसकी क्या की जाए? बहाली की जाए। कैसे की जाएगी? वनीकरण के माध्यम से। लेकिन वनीकरण कैसा होगा? डिपेंड करेगा कि कंडीशंस कैसी हैं। कुछ एरिया ऐसा होगा पूरे बड़े, देखो लैंडस्केप है तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा एरिया होगा, तो बहुत बड़ा एरिया में सभी जगह सघन वन नहीं होंगे, कुछ जगहों पर सघन वन होंगे, ट्री कैनोपी बहुत ज्यादा होगी तो वहां पर सघन वन लगाए जाएंगे। कुछ जगह पर वनों की सघनता कम होगी, वहां कम सघन वन लगाए जाएंगे। नदियों के किनारे वन लगाए जाएंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री का यूज किया जाएगा। इसके अलावा वहां पर खेती भी होगी तो उसके साथ भी क्या किया जाएगा, लोगों को ये क्या किया जाएगा, इनकरेज किया जाएगा कि आप क्या करें, वनीकरण को बढ़ावा दें, उनका सहयोग लिया जाएगा। तो पूरे में क्या होगा, इस पूरे लैंडस्केप का रिस्टोरेशन किया जाएगा ताकि वो जो पहले अपनी जो सर्विसेज दे रहा था वो अब दे जाए, उसकी वही क्वालिटी आ जाए, उसकी वही फंक्शनैलिटी आ जाए। जो कार्य वो पहले करता था वो कार्य अब भी कर पाए। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया, वो निम्नीकृत हो चुके हैं, डिग्रेडेड हो चुके हैं, तो उनको क्या करना, रिस्टोरेशन करना। किसके लिए चलाया गया है? फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। जो फॉरेस्ट लैंडस्केप है उसकी पुनर्बहाली। और पुनर्बहाली का मतलब क्या है? उसका अर्थ यह होता है कि जो कार्य वो पहले करता था उसकी जो फंक्शनैलिटी पहले थी उसी फंक्शनैलिटी को वापस लाना। सॉइल इरोजन, ठीक है, ग्राउंड वाटर को क्या करना, रिचार्ज करना, उसको पानी को साफ करना, उसकी क्वालिटी को बनाए रखना, बाढ़ को रोकना, ये सारे काम उसके थे। तो उसी फंक्शनैलिटी में से वापस लाना, यही क्या आपका फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन। लेकिन इस लैंडस्केप, इसमें लैंडस्केप प्लानिंग की जाती है कि वहां पर जितने भी चीजें हैं उनको मिलाकर काम किया जाए, सबको साथ लेकर किया जाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी जगह सघन वनीकरण कर दिया जाए। तो देखा जाएगा कि कहां कैसी कैसी कंडीशन है, उसी हिसाब से इसमें प्लानिंग की जाती है। तो ये आपका है फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन में भारत की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट शुरू किया गया है बॉन चैलेंज के अंतर्गत, जो इसी का एक भाग है। तो अब देखो, अगर ये लैंडस्केप रिस्टोरेशन हो रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, ये लैंड रिस्टोरेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड को क्या कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। देखो, डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड, निम्नीकृत भूमि और वनीकरण को क्या करना है, रिस्टोर करना है, इसमें भी हम वही कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट कहां कहां शुरू हुए हैं? हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, नागालैंड में और कर्नाटका में। इन स्टेट्स में ये शुरू हुए हैं। अब समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है कि इसमें क्या कहा इसने कि हमने भारत के टारगेट्स को बढ़ा दिया, 21 से बढ़ाकर 26 कर दिया। दूसरा, हमने फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन में क्षमता को बढ़ाने के लिए बॉन चैलेंज के अंतर्गत एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट शुरू किया है इन स्टेट्स में, आंध्रा में, हरियाणा, सॉरी आंध्रा में नहीं है, हरियाणा में, एमपी में, महाराष्ट्र में, नागालैंड में और कर्नाटक में। इनमें स्टेट में याद, स्टेट्स का नाम याद रखना और ये याद रखना। तो ये 2 बॉन चैलेंज से जुड़े हुए थे, इसीलिए बॉन चैलेंज थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बॉन चैलेंज की बात कर लेते हैं। देखो, बॉन चैलेंज है क्या? बॉन चैलेंज ए ग्लोबल एफर्ट टू ब्रिंग 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ द वर्ल्ड्स डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड इनटू रिस्टोरेशन बाय 2020। देखो, 2020 तक 150 मिलियन हेक्टर डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड को, मतलब डिफॉरेस्टेड मतलब निर्वनीकृत और निम्नीकृत भूमि को क्या करना है, रिस्टोर करना है, और 2030 तक 350 को। ठीक है, इसके अलावा देखो, ये कब लॉन्च हुआ था, ये 2020 के जो टारगेट थे, 2020 का जो टारगेट निर्धारित किया कितना, 150 मिलियन का, ये तो 2011 में शुरू हुआ था। ये
जर्मनी और आईयूसीएन ने ये लक्ष्य निर्धारित किया था 2011 में 150 मिलियन का। देखो दो तरह के लक्ष्य हैं, एक तो 150 मिलियन का है और एक क्या है 2030 के लिए 350 मिलियन का है। तो जो 150 मिलियन का जो लक्ष्य था वो 2011 में क्या किया था, जर्मनी और आईयूसीएन ने निर्धारित किया था। लेकिन हुआ क्या, 2014 में यूएन का क्लाइमेट समिट हुआ था। 2014 में यूएन के क्लाइमेट समिट में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के माध्यम से इसको 2030 तक बढ़ा दिया गया। शुरू तो कब हुआ था, जर्मन और आईयूसीएन ने इसके लिए 2011 में लक्ष्य निर्धारित किया था 2020 के लिए 150 मिलियन का। देखो शुरुआत तो इसकी होती है 2011 में, जर्मनी और आईयूसीएन इन दोनों ने इसे शुरू किया था। और लक्ष्य क्या था, 2020 तक हमें क्या करना है, 150 मिलियन हेक्टर को डिग्रेडेड एंड डिफोरेस्टेड लैंड को क्या करना है, उसको रिस्टोर करना है, उसकी पुनर्बहाली करनी है, डिग्रेडेड लैंड और डिफोरेस्टेड लैंड। ये तो था शुरुआती फेज में। लेकिन 2014 में क्या, 2014 में तो यूएन ने क्या किया, अपने समिट में इसको 2030 तक बढ़ा दिया। 2020 से बढ़ाकर कहां कर दिया, 2030 तक बढ़ा दिया। और लक्ष्य 150 की जगह कितना कर दिया, 350 कर दिया। तो शुरू हुआ था 2020 तक के लिए, और शुरू हुआ कब, 2011 में। लेकिन 2014 में इसे बढ़ाकर 2030 तक कर दिया और लक्ष्य क्या रख दिया, 350 मिलियन हेक्टर का। और इसका नाम क्या था, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। इसके माध्यम से इसको बढ़ा दिया गया। तो ये आपका था इसमें, ठीक है। तो ये आपका 2011 में शुरू हुआ था एक तरह से। इसके बाद ये भी मैंने आपको बता दिया और ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका बोन चैलेंज था। बोन चैलेंज हो गया आपका किसके लिए, डिफॉरेस्टेटेड लैंड के लिए और क्या, डिग्रेडेड लैंड के लिए। निम्नीकृत भूमि और निम्नीकृत वनों की पुनर्बहाली से संबंधित है कौन, बोन चैलेंज। भारत ने इसने अपने लक्ष्य बढ़ा दिए हैं, 21 से बढ़ाकर 26 मिलियन हेक्टर कर दिया है। दूसरा, इसके अंतर्गत भारत ने एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका उद्देश्य है फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन में अपनी क्षमता को बढ़ाना। और फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन मैंने आपको समझा दिया है कि पूरे एरिया में क्या करना है, एक व्यापक स्तर पर प्लानिंग के माध्यम से हमें क्या करना है, उस पूरे क्षेत्र का रिस्टोर करना है ताकि वो वापस अपनी फंक्शनैलिटी में आ पाए। तो ये आपका ये था प्रोजेक्ट, कहाँ का शुरू हो गया ये भी आपको देखना है। तो इतना ही आपका ये था। तो आज के लिए इतना ही, मुझे लग रहा है कि इतना ही बहुत रहेगा। बाकी कल देखते हैं कि आगे वाले पार्ट में हम क्या करेंगे। वेस्टलैंड एटलस है ये, अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं वेस्टलैंड एटलस के बारे में भी जो आई है अभी। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अब आपको यही करना है कि आप क्या करें, इन पॉइंट्स को नोट कर लें और चार्ट बना लें। चार्ट बनाते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लास्ट में बहुत कम में रिवाइज हो जाएगा। तो हम अब सभी मुद्दों को देख लेंगे। बेसिक हमने देख चुका है कि इन सबको समझने के लिए तो मैंने आपको ओजोन का, क्लाइमेट चेंज का, उन सब का बेसिक बता दिया है। तो अब आगे चलते जाएंगे और इन मुद्दों को एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं।